नमस्कार, जेके 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है अभी तक की बड़ी खबरों का, और साथ ही साथ आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या रहेंगी और कौन कौन सी खबरें चर्चाओं में रहेंगी, सियासत से लेकर खेल तक और बाकी अन्य चीजों तक हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर रखेंगे। आज की पहली खबर, जिस पर विस्तार से बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको बताना जरूरी है कि आज अरविंद केजरीवाल एक और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये पूरी संभावनाएं हैं। चुनाव से पहले वो घोषणाएं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर बात रहेगी, लखनऊ और सीज बैंक लूट कांड में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता भी मिली है। 2 को मार गिराया है। तो ये लखनऊ का मामला, जहां पर एक बैंक लूटा था और उसके बाद फिलहाल सफलता मिल गई है। जमशेदपुर में 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अल्लू अर्जुन के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात की गई है, क्योंकि कल अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जो है वो एक जबरदस्त तरीके से हमला हुआ था। वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, यानी लोगों में विरोध देखने को मिल रहा था, और उसी के चलते अब अल्लू अर्जुन जो है वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जरा आज की पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज एक और बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार इस वक्त रफ्तार पकड़ रहा है और केजरीवाल सत्ताधारी दल में हैं। अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा देने के बाद अब वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दोबारा से मुख्यमंत्री बनने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार घोषणाओं का दौर चल रहा है। ऑटो वालों से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद ये घोषणाएं चलती रही। महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा की। उसके बाद संजीवनी की एक नई बूटी उन्होंने सामने लाई और अब आज भी एक बड़ी घोषणा करने की पूरी उम्मीद है। यही नहीं, भीमराव अंबेडकर को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान संसद के अंदर दिया था, तो उस मुद्दे को उन्होंने पकड़ते हुए, उस मुद्दे को उन्होंने खींचते हुए दलित बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई करने का ऐलान भी कर दिया था कि हम दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। इसके साथ साथ संजीवनी के तहत बुजुर्गों का इलाज, मुफ्त इलाज किया जाएगा। 60 साल से ऊपर वालों के जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनका इलाज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल लगातार फ्रीबीज के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 3 बार भी उन्होंने फ्रीबीज को सामने रखा, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, मुफ्त इलाज हो, अस्पतालों का हो या मुफ्त शिक्षा हो, ये तमाम चीजें रखी हैं। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उसी राह पर चल रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना जनाधार खोया है उसको खोदने में, उसको कुरेदने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री रहे थे और तिहाड़ जेल में जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे की वजहें कई सारी निकलकर सामने आ रही थी। इस्तीफे की वजह उन्होंने ये भी बताई कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे फिर से कट्टर ईमानदार साबित करें। इस्तीफे की एक और ये भी वजह है कि कोर्ट ने फिलहाल इनके अधिकार छीन लिए थे और कोई भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के जो अधिकार होते हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो केजरीवाल के पास नहीं होते तो कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता, कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाती। तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जुबान के तहत उन्होंने ये कहा है कि अगली बार के चुनाव तक जब तक ना लोग फिर से मेरी ईमानदारी का ठप्पा लगाएं, तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। आपका बीजेपी पर कटाक्ष देखिए, बीजेपी गायब है, यह आम आदमी पार्टी ने कहा है। उनके पास ना सीएम का चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है, यह आम आदमी पार्टी ने कहा है। यहां पर मानसिक रूप से अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ये इशारा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई भी मजबूत चेहरा नहीं है, जिस आधार पर दिल्ली वासी वहां पर बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। हालांकि दिल्ली की एक अनोखी सी बात यह है कि लोकसभा में वो बीजेपी को सभी सीटें दे देते हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी लगातार पिछली 3 बार वहां पर सरकार बना चुकी है। इसके साथ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कटाक्ष में कहा है कि ना दिल्ली के लिए कोई विजन है और उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है। तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली, यानी उनको उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को गाली देना और केजरीवाल को सत्ता से हटाना है। ये आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। जमकर दोनों दलों में इस वक्त वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, जरा जानकारी दीजिएगा,
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की जो तनातनी है वो लगातार बढ़ रही है। इस तनातनी के बीच राजनीतिक फायदा किस दल को मिलेगा, किस पार्टी को मिलेगा? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली के अंदर मजबूत नजर आ रही है क्योंकि सत्ताधारी दल है, उनके पास योजनाएं हैं और एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। लेकिन क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की जो हवा हुई थी जिसमें बीजेपी को एक भारी बहुमत मिला है, क्या वो यहां पर असर कर सकता है दिल्ली के अंदर? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार कई अलग अलग मुद्दे हैं। मुद्दों का अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई योजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और इन योजनाओं का कितना असर ग्राउंड पर होगा, इन योजनाओं पर दिल्ली की जनता कितना भरोसा जताएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि चाहे संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो या डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का शिलान्यास लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस तरीके के मुद्दे हावी हो रहे हैं, दिल्ली में फ्रीबीज की बात करें या महिलाओं को, बुजुर्गों को और अलग अलग वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो कितनी कारगर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमने देखा कि आज भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 12 बजे एक नई घोषणा करूंगा। अब ये घोषणा क्या होगी, इससे दिल्ली के लोगों का क्या फायदा होगा और आखिरकार जहां भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, अभी अगर हम जिक्र करें तो प्रत्याशियों की सूची भी नहीं आई है, तो कहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है लेकिन हर एक रोड मैप पहले से तैयार कर रही है। चुनाव को लेकर 5 महीने पहले जो प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वही प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल को इतने में हल्के में लेना क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है? बिल्कुल केशव, जरा अगर मैं इतिहास पर नजर डालूं तो 2 बार के चुनाव जब हुए थे 2015 में और 2020 में, उस समय पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को सफलता मिलेगी या नहीं? क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी मजबूत चेहरा दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जब चुनाव होता है तो दिल्ली में चुनाव में अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। लोकसभा का चुनाव मोदी के पक्ष में होता है, ये वही दिल्ली है जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देती है और अरविंद केजरीवाल को 0 पर खड़ा कर देती है। और ये वही दिल्ली है जब विधानसभा का चुनाव आता है तो 10 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को देती रही है और एक बड़ा प्रचंड बहुमत कांग्रेस केजरीवाल को देती रही है, आम आदमी पार्टी को देती रही है। तो ये गणित समझना होगा कि आखिरकार ये दिल्ली के लोगों का गणित क्या है। दिल्ली के लोग फ्री की सुविधाएं हो या अरविंद केजरीवाल की जो तमाम योजनाएं हो जो सीधे उनके फायदे में काम को करती दिखाई देती है। ऐसे में चाहे फ्री बस यात्रा हो, निःशुल्क मोहल्ला क्लिनिक हो, सरकारी अस्पताल हो और स्कूलों का जो तस्वीर बदलने की कोशिश की गई हो, उसके अलावा जो अलग अलग स्कीमें दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई है उसने सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को लुभाने का काम किया है। लेकिन केशव, आम आदमी पार्टी ने अपने भू के इक्के फेंक दिए हैं, कई सारे इक्के फेंक दिए हैं, चाहे वो संजीवनी योजना हो या फिर महिला सम्मान निधि योजना हो, उसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स के लिए उन्होंने घोषणा की थी और एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। अब बीजेपी के पास क्या बचा है? क्या बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक आरोप पत्र ही बचा है बीजेपी आम आदमी पार्टी का जवाब देने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में ये जब चौथी बार अरविंद केजरीवाल को के सामने भारतीय जनता पार्टी है तो भाजपा एक प्रचंड जीत की बात कर रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भाजपा मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिस बात का जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि ये फ्री की रेवड़ी है, क्या इस बार के संकल्प पत्र में, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लेवल पर जो है अपना ये संकल्प पत्र को लेकर लोगों के साथ चर्चा की है, व्यवसायी वर्ग के साथ चर्चा की है, समाज के अलग अलग तबकों के साथ चर्चा की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तो उसमें दिल्ली के लोगों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, क्या उसमें फ्री बीज जैसी कुछ सुविधाएं होंगी, बिजली पानी फ्री जैसी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की बजाय भाजपा की दे सकती है। और कांग्रेस का हमने मैनिफेस्टो अलग अलग राज्यों में देखा है, कांग्रेस भी फ्री बीज को लेकर अलग अलग राज्यों में घोषणा करती रही है, भले ही उसका ज्यादा प्रभाव ना हुआ हो।
तो सवाल यही है कि अलग अलग दलों की अपनी अलग अलग तैयारियां हैं और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने 20 से ज्यादा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक भी प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की है। लेकिन केशव, अगर क्या कांग्रेस यहां पर अहम भूमिका निभा सकती है इस समीकरण को बदलने के लिए? अगर कांग्रेस मैदान पे उतरती है, कुछ प्रदर्शन कर लेती है, तो क्या लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी उनका सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के अंदर। बेशक दिल्ली के अंदर देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गेम डिस्टर्ब जरूर कर सकती है। ठीक है। और ये हमने समय समय पे देखा है। दिल्ली में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी बड़ा चुनाव लड़ सकती है। भले ही वो जीत से बहुत दूर हो, लेकिन जीत के बहुत करीब हो सकते हैं। ठीक है। और ये अलग अलग सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चुनौती भरा है। मैं तीसरे चुनाव की बात करूं, यानी कि जो पिछला चुनाव हुआ 2020 में, उसमें कई ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते उनका अंतर 3 या 4 हजार का था। मनीष सिसोदिया स्वयं इतने ही वोट बैंक से जीते थे। तो अगर ये वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है तो कई ऐसी सीटें होंगी जहां आम आदमी पार्टी का समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई नुकसान हो सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है इस पर लगातार जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे। दिल्ली का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। घोषणाएं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है, लेकिन उसका पलटवार बीजेपी भी कर रही है। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी लखनऊ की, जहां पर एक बैंक लूटने का मामला और उसमें कार्रवाई का मामला है, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, लखनऊ ओवरसीज बैंक लूट कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर कर दिए हैं और लखनऊ और गाजीपुर में ये आरोपी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा लूट का मामला था और 25,000 का इनामी सनी दायल गाजीपुर में मारा गया है। बदमाशों से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। बहुत सारा सामान बदमाशों से जो उन्होंने लूटा हुआ था उसको बरामद किया गया है। उसमें सोने की चीजें हैं, आभूषण हैं और भी कई तरह की चीजें इसमें शामिल हैं। लखनऊ और गाजीपुर में ये आरोपी मारे गए हैं। तो लखनऊ में ओवरसीज बैंक लूटने का बड़ा मामला आया था। ये बहुत बड़ी लूट मानी जा रही थी। इसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश भी था, जिसे फिलहाल मार गिराया है, जिसका नाम सनी दयाल बताया जा रहा है और ये गाजीपुर में मारा गया। इसको पुलिस एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है, क्योंकि जिस तरह से ये हुआ था। देखिए, लखनऊ की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर गाजीपुर की। लखनऊ में जहां पर कल एनकाउंटर हुआ था और इस दौरान में कुछ हथियार, कुछ कट्टे भी बरामद किए गए थे, एक गाड़ी भी बरामद की गई थी। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर गाजीपुर की, जहां पर दूसरा जो बदमाश था वो मारा गया है, जिसका नाम सनी दयाल बताया जा रहा है और इस पर 25,000 का जुर्माना भी था। फिलहाल 2 को मार गिराया है और भी कुछ हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर या जो बदमाशों में डर खौफ है वो कम क्यों होते जा रहा है? क्या इसे और भी संभालने की कोशिश यहां पर सरकार द्वारा की जानी चाहिए? हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पहले के मुकाबले अब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुदृढ़ किया गया है, उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है। और जो बदमाश बेखौफ पहले घूमते थे, फिरते थे या बदमाशी करते थे, लूट को अंजाम देते थे, क्राइम करते थे, उन पर नकेल कसी गई है। हालांकि अभी भी कई मामले उत्तर प्रदेश से ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। मुठभेड़ से जुड़े ये महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर हुई कल और 17 बदमाश और 25,000 का इनामी सनी दयाल गाजीपुर में मारा गया। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई और इसके साथ गहमर थाना इलाके की 12 पुलिस चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई। इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर चोरी करने के मामले में अब तक 2 आरोपी मारे गए हैं। 2 आरोपियों को इस बार ढेर कर दिया है। तो देखिए, इस तरह से अगर कोई मामले को अंजाम देता है तो पुलिस उसके साथ क्या सलूक करती है, ये आपने देखा है। उमेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ये एक बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बैंक लूटने का मामला आया था और 2 आरोपियों को मार गिराने की खबर आ रही है। जरा पूरा मामला समझाइएगा पहले से ही। देखिए शीतल, बिल्कुल जिस तरह से बीते शनिवार को इंडियन ओवरसीज बैंक में
चोरी की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था और इसमें 7 लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल की 42 लाकर काट कर उसके बाद से करोड़ों की जो कीमती सोने चांदी और कैश थे उसको जो ये अपराधी है वो वहां से ले जा चुके थे। हालांकि पुलिस की तत्परता कहिए कि लखनऊ पुलिस ने घेरेबंदी की थी, उसके बाद से शनिवार के एक दिन बीतने के बाद दूसरी रात यानी रविवार की रात को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें 3 जो बदमाश थे उनको पुलिस ने धर दबोचा, जिसमें एक बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ था। अरविंद, जिसका नाम अरविंद था। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और तीनों को दबोच लिया। तो कहीं ना कहीं जो घायल हुआ था उसका इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज प्रचलित है। साथ में 2 जो आरोपी गिरफ्तार थे उनको जेल भेजा गया। लेकिन आज जो दूसरी रात हुई है, इस रात में इसी मामले में जो आरोपी थे सन्नी दयाल, जिसको गाजीपुर पुलिस ने बिहार बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर किया है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था शीतल। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में भी एक आज जो बीती रात है सुबह में 12, साढ़े 12, 1 बजे की बात है जब पुलिस ने एनकाउंटर किया लखनऊ में। यानी अब कुल मिलाकर इस इंडियन ओवरसीज बैंक जो चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पूरी तरह से कटिंग करके सेधमारी करके उमेश, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, क्या ये समझा जा सकता है कि एक कहीं ना कहीं बदमाशों में डर और खौफ नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। देखिए शीतल, बिल्कुल बड़ी घटना है कि बैंक में किसी तरह से 3 घंटे का समय उन लोगों को लगा 42 जो लॉकर थे उनको काटने में। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी उदासीनता यहाँ पर जाहिर होती है कि जो पुलिस गश्त की बात करती है, जो भ्रमणशीलता की बात करती है, उस पर प्रश्न जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन ये कहिए कि अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और घेरेबंदी, नाकेबंदी, उनकी तत्परता कह लीजिए कि इस पूरे मामले में अब तक 2 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और जो बाकी है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल, अभी भी जो मास्टरमाइंड है विपिन, वो पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बात के दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही जो मास्टरमाइंड है विपिन भी, वो भी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना से कहीं ना कहीं चाहिए, जिस तरह से तमाम जो बैंक है, प्रतिष्ठान है, वहां पे सुरक्षा की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और भ्रमणशीलता पुलिस को और मुस्तैद करनी होगी। तो मतलब एक बहुत बड़ा गिरोह ये उमेश हो सकता है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना। तो एक बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है और भी इस पूछताछ का दायरा बढ़ सकता है। देखिए शीतल, बिल्कुल इसमें पूरी घटना को जो इंडियन ओवरसीज बैंक में जो राजधानी लखनऊ की चिन्हट में जहां पर लाकर 42 लाखों को काटकर तमाम कीमती सामान चोरी किए गए, करोड़ों रुपए की चोरी हुई, तो 7 आरोपी थे। तो कहीं ना कहीं और भी लोग हो सकते हैं जो मदद करते हो। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां या जो यूपी पुलिस है वो जांच की दिशा को आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर जरूर कोई कार्य योजना मशहूर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए चोरी का बड़ा मामला था, फिलहाल 2 को मार गिराया है और अन्य आरोपी फिलहाल गिरफ्तार है। देखिए संभल से बड़ी खबर, आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे कोर्ट कमिश्नर, ये बड़ी जानकारी आ रही है। तकनीकी खामियों की वजह से रिपोर्ट पेश होने में देरी लग रही है। 2-3 जनवरी को रिपोर्ट पेश करेंगे एडवोकेट कमिश्नर। जो सर्वे हुई थी उसका रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं हो सकता, अंतिम चरण में किए जा रहे तकनीकी सुधार। तो ये तकनीकी हवाला दिया गया है कि तकनीकी इश्यू आ रहा है, उस वजह से अभी ये रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं कर पाएंगे। तकनीकी खामियों को इसमें सामने रखा गया है और ये बताया गया है कि 2 या 3 जनवरी को इसको पेश किया जा सकता है, इसको सबके सामने रखा जा सकता है। तो अंतिम चरण में तकनीकी में सुधार किए जा रहे हैं ताकि वहां पर सुधार हो और इस रिपोर्ट को पेश किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट जो सर्वे हुआ था उस सर्वे को रिपोर्ट में तब्दील किया गया है। एक रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद ही ये पता लगेगा कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ पाया गया है, क्योंकि इस सर्वे की टीम जब पहुँची थी तो उन्होंने हर वहाँ पर पहलू को जाना था, हर दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखा था। जो भी वहाँ पर अवशेष मिल रहे थे या मिले हुए थे उनको जांच परख की थी, ये तमाम चीज़ें हुई थी, प्रक्रिया हुई थी और उसके बाद ही ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। अभी भी
संभल में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो सर्वे हो रही थी उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आई थी, कई बावड़ियाँ दिख रही थी, कई बड़े बड़े जो पुराने जो ऐतिहासिक जो धरोहरों के अवशेष पड़े हुए हैं वो भी मिल रहे थे। विजेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। विजेंद्र, अभी रिपोर्ट में देरी हो सकती है, ये इस तरह की खबर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 19 नवंबर के बाद जैसे ही 24 नवंबर को ये सर्वे हुआ था शाही जामा मस्जिद में, हिंदू पक्ष का जैसे दावा था कि हरिहर मंदिर है और उस दौरान ये बवाल हुआ था और उसी को लेकर के रिपोर्ट पहले भी पेश करी जानी थी, लेकिन उस दिन भी नहीं हो पाई और आज भी तकनीकी खामियों के चलते रिपोर्ट पेश नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी में रिपोर्ट पेश हो सकती है। और आपको बता दूं, इसमें काफी सुधार और भी किए जा रहे हैं क्योंकि एएसआई की टीम पहुंच रही है, पुरातत्व विभाग की टीम लगातार संभल में जांच कर रही है और उसके लेकर के भी चीजें उसमें हो सकता है कि उसका भी निचोड़ डाला जाए, क्योंकि शाही जामा मस्जिद पर जो चीजें हैं जो देखने को मिल रही है, जैसे उसके सामने दरवाजे पे कूप हो या फिर बट का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, तमाम चीजों को जो है पुरातत्व विभाग की टीम भी, या हो सकता है सारा निचोड़ निकाल करके तब सब चीजों को सुधार करके ये रिपोर्ट पेश हो, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो जानकारी है कि रिपोर्ट अभी पेश नहीं हो पा रही है। जी, तो क्या 2-3 जनवरी तक इतना समय हो जाएगा? 2-3 जनवरी तक ये रिपोर्ट आने की पूरी उम्मीदें हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में जो तकनीकी खामियां हैं उनको सुधारा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है उसकी चलते उसको सुधार किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 3 जनवरी तक ये रिपोर्ट पेश हो सकती है, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो लगातार उस चीज पर काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का जो प्रशासन है वो भी लगातार इसी चीज पर काम कर रहा है, लेकिन ये गुप्त चीज है और गोपनीय है, रिपोर्ट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ की एससी ने भी इस पर पूरी तरह से अभी रोक लगाई है। रिपोर्ट खोलने पर उसका क्या निर्णय आता है जनवरी में, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन 3 जनवरी तक जो कोर्ट कमिश्नर है वो शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कह रहे हैं। जी विजेंद्र, जो अभी तक प्रक्रियाएं हो रही हैं वहां पर, जैसे आपने कहा कि अभी भी सर्वेज हो रहे हैं, तो क्या उसको भी उस रिपोर्ट में ऐड ऑन किया जा सकता है या मात्र मस्जिद और मंदिर का जो विवाद था वो ही निकल कर आएगा? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो लगातार संभल में जो तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, कूप हैं और जो सराय हैं, सब चीजों की जांच पड़ताल कर रही है, चाहे कृष्ण कूप हो, बारह कूप हो या फिर जो जितनी चीजें हैं और जो तीर्थ स्थल है उनकी सबकी जो है उन्होंने कार्बन डेटिंग की है, उनके जो है सैंपल लिए हैं, तो हो सकता है उन चीजों को भी यहाँ पर जोड़ा जाए। मैं आपको बता दूं, जो बट बारह जो कूप निकला है वो केवल शाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है, एक कूप मस्जिद के बराबर में है, तो देखा जा सकता, हो सकता है कार्बन डेटिंग के दौरान ये चीजें भी रिपोर्ट में शामिल हो जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस जानकारी को शेयर करने के लिए। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आने में थोड़ी सी देरी लगेगी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या होगा इसके लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक से पहले देश के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल हो चुका है। ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जिससे लोगों की ठिठुरन और भी बढ़ गई है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। अब कुछ ही दिनों के बाद जनवरी का महीना शुरू होगा और जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना माना जाता है। दिसंबर के आधे से या जनवरी का कुछ दिन इसके सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं और जनवरी का महीना आने से पहले ही अब लोगों के सामने ठंड को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अलाव का सहारा लिया जाता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, जमकर बर्फ जमती है और उसकी हवाएं, उसका बहाव सीधे मैदानी इलाकों की तरफ होता है जिसमें लोगों को वहां पर ठंड होती है। तो फिलहाल इस ठंड से बचने के लिए लोगों ने कई सारे इंतजाम किए हैं और कोई घर के बाहर अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं और कोई अपने घर के अंदर रहकर, यानी अपने घरों के अंदर रहकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, वहां पर कहीं बिजली ठप होती है, कहीं पानी ठप होता है क्योंकि जो पानी की पाइप्स होती हैं वो जम जाती हैं बर्फ की वजह से। कहीं सड़कों के संपर्क कट जाते हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और उसको लेकर प्रशासन इंतजाम तो जरूर करता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको लोगों तक या फिर जो धरातल है उस पर पहुंचाने में प्रशासन की भी कहीं ना कहीं नाकामी रहती है। और ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हमने अक्सर देखा हुआ है। जानिए कैसा रहेगा मौसम। 25 दिसंबर 2 राज्यों में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट है। 25 दिसंबर के लिए 26 दिसंबर को 4 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 27 दिसंबर को 8 राज्यों में ओले गिरने का अलर्ट जारी कर दिया है।
इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 6 जिलों में कोहरे, 10 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और मौसम को लेकर यह अपडेट है। राजस्थान में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन ओले बारिश और 21 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों में, मध्य प्रदेश में 21 जिलों में अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पारा गिरा और एनएच समेत 30 और सड़कें जो है वो बंद कर दी गई हैं। चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।